दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। 5 एक्ट ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो होता है, ड्रामेटिक आर्क जिसको कहा जाता है, ढंग से समझाऊंगा क्या इसमें 5 एक्ट स्ट्रक्चर है ये, और 3 एक्ट स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत पहले ऑडियंस को कहानी में एंगेज रखने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। हुक रखने के लिए, ऑडियंस में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, उनमें एक्साइटमेंट जगाने के लिए, उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट पाने के लिए एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, 5 एक्ट ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आता था एक्सपोजिशन। इसमें हमें कहानी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक्सपोजिशन में क्या करवाया जाता है? कहानी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे आपने कोई भी फिल्म देखी होगी, पहले आपको कहानी समझाई जाती है, सेटिंग बताई जाती है, कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ओवरऑल एक ग्राउंड वर्क होता है कि अब जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट उसके बाद में आता है राइजिंग एक्शन। इसमें कहानी आगे बढ़ती है, टेंशन बढ़ती जाती है। को याद रखना, राइजिंग एक्शन, कहानी आगे बढ़ रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, और इस पॉइंट पर हमारे कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट जिसको बोलते हैं, वो चैलेंजेस फेस करना शुरू करता है। उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते जाते हैं, रुकावटें आती जाती है, प्रॉब्लम्स आती जाती है, और इन्हीं के साथ में वो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। आगे आता है क्लाइमैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों क्लाइमैक्स। इसे हम टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी भी कहते हैं। इस मोमेंट टेंशन जो होती है वो सबसे पीक पर पहुंच जाती है, सबसे हाई हो जाती है। ये वो मोमेंट होता है जब कहानी का मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। उसे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ही होता है, कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना होता है जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी। और फिर जब वो फैसला ले लेता है तो फिर शुरू होता है फॉलिंग एक्शन। अब सब कुछ नीचे उतरने लगता है। जो प्रॉब्लम अपने पीक पर पहुंच गई थी, वो प्रॉब्लम का रिजल्ट आने लगता है। इसे डिनमो भी कहा जाता है। इसके 2 नाम हैं, रेजोल्यूशन और डिनमो। ये पूरी कहानी का कंक्लूजन होता है। अब तक जो आपने कहानी देखी उस सब का कंक्लूजन। यहाँ सारी कहानी रिजॉल्व हो जाती है, और आखिर में ये जो लास्ट पार्ट है, ये ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ देता है। ये अगर जितना इफेक्टिव होगा, आपकी कहानी उतने लंबे टाइम तक याद रहेगी लोगों को। होता है 5 एक्ट स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो ड्रामास पहले लिखे जाते थे वो 5 एक्ट में लिखे जाते थे। तो एक्ट बाय एक्ट उनके हिसाब से ये आर्क चलता था। इसे ड्रामेटिक आर्क कहा जाता है दोस्तों। अब ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ज़रूरी इसलिए है, गौर से सुनना, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपके इवेंट्स और एक्शंस जो आप स्टोरी सुना रहे हो उसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगे सही तरीके से। एक रोड मैप है दोस्तों, एक रोड मैप जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपकी कहानी अनफोल्ड होनी चाहिए, खुलनी चाहिए, ताकि लोगों में टेंशन पैदा हो, एक्साइटमेंट पैदा हो, और अल्टीमेटली एक सेटिस्फाइंग रेजोल्यूशन हो। कहानी शुरू होने से ख़त्म होने तक अगर ढंग से इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा तो लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। यही पुराना नियम है। जैसा मैंने आपको बताया, ये क्लासिक 5 एक्ट स्ट्रक्चर है जिसे ड्रामेटिक आर्क भी कहा जाता है, जिसमें ये क्लाइमैक्स जो है ये पीक होता है इस पिरामिड का। इस 5 एक्ट स्ट्रक्चर के अलावा एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर भी होता है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर, जिसको काफ़ी सारी फिल्म्स में यूज़ किया जाता है। इसमें कैसे स्टोरी बांटी जाती है 3 एक्ट्स में? पहले तो सेटअप होता है, फिर दूसरा होता है कन्फ्रंटेशन, और लास्ट में होता है रेजोल्यूशन। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि 5 एक्ट स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ करते थे शेक्सपियर। जैसे आपने शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट पढ़ा होगा, उसके अंदर 5 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। इसमें जो तीसरा एक्ट है, तीसरा एक्ट, वो है उस प्ले का क्लाइमैक्स, जब हैमलेट ने पोलोनियस को मार दिया था तीसरे एक्ट के अंदर। जबकि एक पॉपुलर फिल्म है टाइटैनिक, उसके अंदर 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है दोस्तों। 3 एक्ट स्ट्रक्चर कैसे? पहले तो वो कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सेटिंग बताते हैं हमें पूरी। फिर दूसरा एक्ट वो है जिसमें हीरो और हीरोइन में रोमांस बढ़ता जाता है, और शिप एक आइसबर्ग से जाकर टकराता है। ये दूसरा पार्ट होता है। फिर तीसरा, थर्ड एक्ट होता है जिसके अंदर जब वो जहाज़ डूब रहा होता है और उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो एक फिल्म के अंदर तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया, और हैमलेट में शेक्सपियर ने 5 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो किया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ड्रामेटिक आर्क इस वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 5 एक्ट ड्रामेटिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।